हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट में लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर 2D लेयर्स लें और उनसे अगर स्टैकिंग करवाते हैं तो ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग जनरेट्स HCP, ABC टाइप ऑफ स्टैकिंग जनरेट्स CCP स्ट्रक्चर। अब हमें दोनों ये डिटेल में पढ़ने हैं। लेट अस फर्स्ट टेक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लिखो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा ही था। ये कौन सा अरेंजमेंट? ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग विद हेक्सागोनल 2 लेयर्स। विद हेक्सागोनल 2D लेयर्स तब बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसे क्लोज पैक्ड बोलते हैं। कैसे? ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी। चलो एक हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेते हैं, यूनिट सेल के रूप में ले लेंगे उसको। तो जैसे मान लो ये ले लीजिए, अब बहुत अच्छा तो ना बन रहा बट समझ जाओगे आप। ये एक्सप्लोडेड व्यू है, हालांकि ये स्फीयर्स टच कर रहे हैं आपस में। दिस टू स्फीयर्स आर टचिंग। हेक्सागोनल 2D है क्लोज पैकिंग से, तो ए बोल दिया इसको, दैट इज इक्वल टू 2R। टचिंग स्फीयर्स हैं। विजिबिलिटी के लिए हम टचिंग शो नहीं कर रहे, तो ये आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म दिख रहा है सबको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट चलेगा, अंडरस्टैंडेबल है। तो दिस इज फर्स्ट लेयर। बीच में 3 स्फीयर्स मान लो ले लिए हमने इस टाइप से। सेकंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर। फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज मान लो h बोल दी हमने, h। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड के बीच की डिस्टेंस h/2, बिकॉज सेकंड लेयर इज बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। बीच में ये स्फीयर यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। अब ये बात क्लियर है कि ये इस तरीके से टच करते हुए हैं। ये यूनिट सेल में यही तो थी फीचर, ये वाला, ये फीचर ही तो था कि ए बराबर हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो गामा, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो दीज वर द फीचर्स इन द स्ट्रक्चर। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर हमने बना दी। h इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो इसी को वैसे तो 1/3 पोर्शन कैन बी टेकन एज ए यूनिट सेल। तो 1/3 पोर्शन कैन बी टेकन एज ए यूनिट सेल, बट इस पूरे को भी हम यूनिट सेल मान सकते हैं। तो दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म। जरूरी नहीं है प्रिज्म एकदम ही स्मॉलेस्ट पोर्शन हो। इस पूरे हेक्सागोनल प्रिज्म को भी हम यूनिट सेल मान सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज वाइज 1/3 पोर्शन ऑफ इट एंड एंटायर प्रिज्म डेंसिटी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम दैट वुड बी सेम। तो दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म, इट इज HCP यूनिट सेल। IIT JEE में क्वेश्चन आ रखा है HCP यूनिट सेल के नाम से, तो हम इसे ही मान लेते हैं HCP यूनिट सेल। तो ये है। अब 3 बातें फाइंड आउट करनी होती हैं: पैकिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल एंड
कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, एक बात इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि किस तरीके से हम ये बना रहे हैं। देखो ये स्फीयर तो मान लो ये फर्स्ट लेयर है सीधी, ये नीचे वाली, तो ये जो सेंटर वाला स्फीयर है ये अराउंड इट 6 को टच कर रहा है लाइक दिस। जरा देख लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 को टच कर रहा है ये, और ये बन गया प्रिज्म, ये बन गया हेक्सागोनल बेस। तो ईच स्फीयर इज टचिंग 6 अराउंड जोन। उसके बाद सेकंड लेयर में आपने डिप्रेशन में रखे थे यहां 1 2, तीसरा वाला, तो सेकंड लेयर के 3 ही दिखा रहे हैं, 3 नहीं है, 300 भी नहीं है, 3000 भी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एवरी लेयर। क्रिस्टल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स तो काफी लार्ज होते हैं। तो पहली लेयर में मैंने 6 स्फीयर शो किए, दूसरे वाले में 3 हैं जो कि डिप्रेशंस में रेस्ट कर रहे हैं। देखो मैंने यहां शो किया, ये रहे वो सेकंड लेयर के 3 हवा में नहीं लटक रही है ना, दे आर रेस्टिंग इन द डिप्रेशंस। इट इज एक्सप्लोडेड व्यू। अगर मैं चिपका के बनाऊंगा तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग आउट हियर। इसके लिए एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं बहुत अच्छे से, वहां से देखो। एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट में कलर्ड डायग्राम है, तो वहां से देख सकते हैं। तो सेकंड लेयर के ये जो स्फीयर्स हैं ये आपस में भी टच कर रहे हैं और दे आर रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस। कहां रेस्ट कर रहे हैं जरा देखना। तो जैसे ये वाला है, ये यहां डिप्रेशन में रेस्ट कर रहा है, ये रहा, ये है, क्रॉस मार दिया मैंने, तो इट इज रेस्टिंग हियर। इन तीनों स्फीयर्स के डिप्रेशन पे यहां आ गया, टिक मारा जो है वो इन तीनों स्फीयर्स के डिप्रेशन पे रेस्ट कर रहा है। और ये वाला मान लो मैंने ऐसे मार्क कर दिया, तो ये यहां डिप्रेशन में रेस्ट करेगा इधर। आई बात समझ में? एक छोड़ करके एक, ये टिक वाला इन तीनों, मान लो इनका नाम भी मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो टिक वाला स्फीयर है इसको भी नंबर कर देते हैं, हटाओ 7 तो होगा ना, 8 9 10। 8 नंबर वाला स्फीयर वुड बी रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों भी टच करते हुए हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया अभी, ये रहा, ये है। सिमिलरली 9 मस्ट बी रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ, कौन सा, 1 4 5। 10 would be resting into the depressions of what, 1 6 and 7। तो इसका मतलब ये सेकंड लेयर के जो 3 स्फीयर्स हैं ये नीचे वालों को भी टच कर रहे हैं और ऊपर वालों को भी डिप्रेशंस में टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ईच स्फीयर, मान लो ये वाला ले लिया हमने, अपनी लेयर में कितने को टच कर रहा है, 6 को। अपने से ऊपर वाली लेयर में कितने को टच कर रहा हो, 3 को। देख लो, यहां देख लो ना, ये वाला जो पहली लेयर का जो मिडिल वाला स्फीयर है वो इन तीनों को टच कर रहा है। ऐसी इससे नीचे वाली लेयर होगी तो उसमें भी 3 को टच करेगा। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, 12। तो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, CN इन HCP इज इक्वल टू 12। कैसे 12? ईच स्फीयर touches 6 in own plane, 3 in higher plane and 3 in lower plane। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और यही मैक्सिमम पॉसिबल है। With identical spheres, coordination number cannot be more than 12। मैक्सिमम 12 है, इसलिए इसे क्लोज पैकिंग बोलते हैं और एफिशिएंसी भी मैक्सिमम आएगी। तो एक तो हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स देख लें इन द हेक्सागोनल प्रिज्म या हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स और एटम्स, मेटालिक क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, इन हेक्सागोनल प्रिज्म और HCP यूनिट सेल ही बोल दो इसको। जरा गिनवाओ तो, आना जरा स्ट्रक्चर पे। मान लो ये वाला ले लो, कॉर्नर वाला जो हेक्सागोनल फेस है, ये वाला स्फीयर लो। बताओ
एक प्रिज्म इसमें शेयर्ड है, कितने प्रिज्म में शेयर्ड है ऐसे, 3 तो इसी में और 3 ऊपर से 6 में शेयर्ड है। कैसे 6 में शेयर्ड है मैं दिखाऊं जरा आपको, जरा देखना। दिख गया ये वाला प्रिज्म, दिख गया, दिखा कि नहीं? ऐसी इस वाले एज पे भी एक और बन जाएगा। थोड़ा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से क्या क्या देखते रहते हो, ये भी देख लो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। दिख गया? तो इसका मतलब ये वाला जो कॉर्नर स्फीयर है ऑफ द हेक्सागोनल बेस, 1 2 3, 3 प्रिज्म इनमें शेयर हो गया। 3 के अलावा एक काम करो, 3 ऐसे टॉवर, हेक्सागोनल प्रिज्म वाली टॉवर ऊपर से लाके और रख दो। देखो मेरे हाथों को, ऊपर से लाके और रख दो। ऊपर से लाके रखोगे तो ये जो कॉर्नर वाला स्फीयर है, ये वाला 3 प्रिज्म ये और 3 ऊपर से जो टॉवर रखी हैं उनमें भी तो नीचे से कॉमन होगा, तो 6 में शेयर्ड है ये 6। सो एंड इक्वली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो 1/6 पोर्शन इनसाइड। सो इसका मतलब ईच कॉर्नर स्फीयर ऑफ द हेक्सागोनल बेस इज 1/6 इनसाइड। और जब 1/6 है तो हाउ मेनी सच कॉर्नर्स आर देयर पूरे प्रिज्म में? 6 ऊपर वाला हेक्सागोनल बेस, 6 नीचे वाला हेक्सागोनल बेस, 12 इंटू 12 प्लस जरा हेक्सागोनल बेस का जो सेंटर है ये तो ऑब्वियसली 2 में शेयर्ड है, तो हाउ मच ऑफ द पोर्शन इनसाइड द प्रिज्म, हेक्सागोनल बेस प्रिज्म, हाफ। तो इसका मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन। एंड हाउ मेनी सच आर देयर? 2 प्लस जरा सेकंड लेयर तो देखना, सेकंड लेयर के तीनों स्फीयर्स को दे आर कंसिडर्ड टू बी इनसाइड। हालांकि पूरे इनसाइड नहीं है, थोड़ा सा कट इनका बाहर निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, जितना कट करके बाहर निकलता है उतना ही बाकी लेयर्स में से अंदर आ जाता है। कैसे मैं बताऊंगा? तो वी कैन टेक सेकंड लेयर के तीनों स्फीयर्स को वी कैन टेक कंप्लीटली इनसाइड। कंप्लीटली होते नहीं है बट हम इनसाइड ले लेते हैं उनको। तो कितने हो गए? 2 + 1 + 3 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स इन द हेक्सागोनल प्रिज्म 6। ये टेकन कंप्लीटली इनसाइड, टेकन completely inside. However, there some portion जो segments हैं is out of hexagonal base, hexagonal prism। कैसे जरा देखना, मैं बता ही देता हूं। जैसे मान लो ये ले लो, एक स्फीयर, 2 3 4 5, बढ़िया बन गया, यस 6। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, जरा देखना सेकंड लेयर के स्फीयर्स। वाह, यस, अरे दिखा। अब तो यहां बहुत बढ़िया से आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी ले सकते हो। जो ब्लैक कलर की पहली लेयर है उसका जो सेंट्रल स्फीयर है बिल्कुल बीच वाला, उसके अराउंड दिस इज टीवी, दिस इज ओवी, दिस इज टीवी, दिस इज ओवी, दिस इज टीवी, दिस इज ओवी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये मान लो मैंने सेकंड लेयर के लाल रंग के 3 स्फीयर बना दिए। जरा सेकंड लेयर में अगर ध्यान से देखोगे तो हेक्सागोनल प्रिज्म अगर बनाओगे तो वो ऐसा बन के आएगा। थोड़ा बड़ा बना लो इसको, बन गया ये। थोड़ा सा पोर्शन देखो ये बाहर निकल गया, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो क्या हो गया, ये जो 3 ही स्फीयर थोड़ी हैं और भी तो स्फीयर हैं, तो अनदर स्फीयर वुड बी देयर, उसका थोड़ा सा पोर्शन अंदर आ गया ना ये।
तो जितना पोर्शन बाहर निकला है कट करके, सेगमेंट बाहर निकला है इन 3 स्फीयर का, उतना ही पोर्शन बाकी के जो और स्फीयर हैं वो अंदर आ गया है। तो इफेक्टिवली वी कैन टेक 3। थोड़ा दिमाग लगा के समझें। तो इफेक्टिवली वी कैन टेक 3, तो 3 ले सकते हैं। कंप्लीटली हमने इनसाइड ले लिए, हाउएवर दे आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड, बट बाकी के स्फीयर्स का उतना ही पोर्शन अंदर आ जाता है, तो वी कैन टेक 3। सो इट इज सेफ टू टेक 6। इट इज एग्जैक्टली 6 अगर पोर्शन वाइज देखें तो। बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आपको पता है, हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। इफेक्टिवली 6 स्फीयर्स आर देयर एंड द वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब तरीका मालूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस। बेस इज हेक्सागोनल विच इज मेड अप ऑफ द 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 इंटू एज लेंथ कितनी है बेस के? 2r का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म इंटू 100। तो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट। अब यहां से h आ जाए तो बात बन जाए। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ h। कैलकुलेशन ऑफ h। चलो कलर चेंज कर लेते हैं फिर एक बार। ब्लैक में मुझे लगता है विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ h करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ h में h मतलब हाइट और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। तो जरा देख लें, फर्स्ट और सेकंड लेयर बना के देखते हैं। मैं इस तरीके से बनाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर सबसे पहले वो डायग्राम लिया था ना, मैं वहीं का रेफरेंस ले लेता हूं। आप एक काम कर लो, 8वां स्फीयर जो है सेकंड लेयर का, इट इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, जो हाइट डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट h/2। तो h/2 है। तो जरा ले इसको, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर, और चौथा स्फीयर जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट, क्या नंबर डाले थे मैंने, वही लूं मैं, कभी कंफ्यूज ना हो आप। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको लिया था 8th। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इनके अब टच करते हुए हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज व्हाट? 2r। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द एंगल इज 60 डिग्री। और जो स्फीयर एक और है 8वें नंबर का स्फीयर, इट इज रेस्टेड इन द डिप्रेशन, इस डिप्रेशन पे रेस्ट कर रहा है। सो इट वुड बी लाइक दिस। लाइक दिस। ये 8वें नंबर का स्फीयर हुआ, डॉटेड वाला 8th नंबर का स्फीयर हुआ। तो इसका सेंटर इस प्लेन से, जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको जहां पे मैं लिख रहा हूं, उससे आपकी मेरी तरफ होगा। ये आप पढ़ रहे हो तो आपकी तरफ होगा ये। तो उसका सेंटर, और इन तीनों, तो चारों स्फीयर्स के सेंटर जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। और चारों टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर तो मालूम है ना आपको। तो दिस वुड बी लाइक दिस कि भाई यहां से मान लो इस जगह से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दिस एंगल इज बाइसेक्टिंग दिस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। एंड दिस इज, मान लो ये x डिस्टेंस थी। x क्या है? सेकेंड स्फीयर या पहली लेयर के कोई से भी स्फीयर से सेंटर से जो ट्राइंगल बना है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस x। दिस इज cos 30। यहां से यहां तक लेकर के ये तो r है, दिस इज r। और ये तो पता है आपको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टचिंग स्फीयर्स हैं, तो मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2r। तो एक तो यहां से cos 30 की वैल्यू देखो तो कितनी आ गई? cos 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू, अभी तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो cos 30 इज इक्वल टू दिस r अपॉन x।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r/√3, 2 ऊपर चला गया, 2r/√3, तो x की वैल्यू आ गई है। अब इस सेंटर से ऊपर की तरफ, आपकी तरफ, चौथा नहीं, 8वें नंबर का जो डॉटेड स्फीयर है, सेकंड लेयर का स्फीयर है, उसका सेंटर होगा। मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 2D के 3D वाला डायग्राम 2D में ही बनाने की कोशिश करता हूं, लाइक दिस। ये स्फीयर 1 एक्सप्लोडेड व्यू, नॉट टचिंग शो कर रहे हैं, और यहां से मान लो ये सेंटर हो गया। ये वाला चौथा स्फीयर, ये स्फीयर 1 2 3 और ये 8वें नंबर का स्फीयर जो कि इनके डिप्रेशंस पर रेस्ट कर रहा है, एक्सप्लोडेड व्यू है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स, दिखा के ना। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से टच कर रहे हैं, ये भी तो 2r है। एंड व्हाट इज दिस? अब इससे और बेहतर क्या डायग्राम बनाऊं आपको? h/2, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज h/2, और ये एंगल कितना, ये 90 डिग्री है, ध्यान दो। तो यहां से साफ दिखता है कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h/2 फ्रॉम दिस डायग्राम। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू h/2, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2r का होल स्क्वायर माइनस व्हाट, x स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 2r का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 2r/√3 का स्क्वायर। तो 2r तो मेरे ख्याल से बाहर आ गया, एंड √2/3। तो यहां से साफ दिखता है कि h की वैल्यू आ गई 4r इंटू √2/3। और यहां से एक बात और क्लियर होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IIT एडवांस्ड में ये पूछा हुआ है, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, सो दैट इज h/2, एंड व्हाट इज द डिफरेंस विद द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर, दैट इज h, 4r इंटू √2/3। तो यहां से साफ दिखता है कि एक बात तो क्लियर है कि पहली और दूसरी लेयर के बीच का डिफरेंस जो है वो 2r से कम है, और पहली और तीसरी लेयर का डिफरेंस जो है, ऐसा नहीं है कि 4r हो, एक के ऊपर एक नहीं रखा, डिप्रेशन में रखे स्फीयर्स, तो h इज लेस देन 4r। It is because the spheres are resting into the depression and not kept one over the other. ये भी एक क्वेश्चन है। तो it is because spheres are placed into the depressions of first layer and not kept one over the other, one over another। एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ है, डिप्रेशंस में रेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर इज नॉट 2r, 2r से थोड़ा कम। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर के बीच का डिफरेंस इज नॉट 4r, इट इज लेस देन 4r। इसको फील करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये मैंने डायग्राम बना दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये 8वें नंबर का स्फीयर है विच इज रेस्टिंग टू द डिप्रेशंस ऑफ द स्फीयर 1 2 3 इन द फर्स्ट लेयर, और ये डायग्राम मैंने बना दिया। 3D वाले को 2D में बना करके आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। आई थिंक इट इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी स्टूडेंट्स को डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। मैंने टेलीग्राम ऐप पर बच्चों के लिए एक पेज बनाया हुआ है जिस पर बच्चे काफ़ी कुछ हैं भी, उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आस्क देयर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो टेलीग्राम ऐप पर आप जुड़ सकते हो। https t.me/alk_sir, आप इस पे भी ऐड कर सकते हो।
और YouTube पे भी मेरा चैनल चलता है, वहाँ भी स्टूडेंट्स ऐड होकर के दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द वेरियस फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक्स। तो चलो वापस मुद्दे पे आते हैं। आ गई एच की वैल्यू आर के टर्म्स में, अब तो क्या रख दो ना, ये एक्सप्रेशन, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो पुट दीज वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो पैकिंग एफिशिएंसी आप जब कैलकुलेट करोगे खुद करना, एंड दैट कम्स आउट टू बी नियरली 74%, 74.05% और सिंपली 74%, and this is the maximum possible efficiency. Maximum possible efficiency with identical spheres. That's why it is called close packed structure. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाए तो उसे बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी जनरेटेड नॉट बाय द स्क्वायर पैकिंग बट अ हेक्सागोनल पैकिंग, बिकॉज हेक्सागोनल पैकिंग in 2D is more efficient than the square packing with the touching spheres. I think this lecture is going to be a very very important one. Students बड़े अच्छे से इसको समझें, तैयार करें, नोट्स बनाएं। कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ऐप पर पेज जो है वहाँ ऐड होकर के पूछ भी सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं। That's it for now. Thank you.